नमस्कार दोस्तों, एक बार मुझे इन्फॉर्म करिएगा कि क्या अब मैं ठीक से विजिबल एंड ऑडिबल दोनों हूं। प्लीज एक बार इन्फॉर्म करें। चलो दोस्तों, ये बताओ सभी उपस्थित तो हो ना? टेक्निकल टीम सब कुछ बेहतर है अब? गुड, शानदार। सर्वप्रथम तो दोस्तों, आज की कक्षा में ये लगभग 26-27 मिनट की क्लास के लिए आपको इंतजार करना पड़ा। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। निश्चित रूप से आप साधुवाद के पात्र हैं। इतने समय तक पेशेंस रखना बहुत मुश्किल होता है, पर कई बार ऐसा होता है मित्रों, अक्सर ऐसा हो जाता है। ये तकनीकीगत साधन जो मुझे आप तक पहुंचाते हैं मेरा साथ नहीं दे पाते, हमारा साथ नहीं दे पाते। हम तो अनवरत रूप से पूरी टीम के साथ लगे होते हैं कि आप तक हर एक सेकंड्स कभी लेट ना हो पहुंचे, पर थोड़ी बहुत कभी अगर ऐसी दिक्कत हुई तो इसी तरह से जैसे आज आप लोगों ने अपना सहयोग बनाए रखा है, इंतजार के रूप में बना कर रखिएगा मित्रों। अगेन इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। कुछ टेक्निकल वजह से बेसिकली आपको ये भी बता दूं कि आप पीछे देखिए, मैं यहाँ तमाम चीज़ें पढ़ा चुका था, ये सब बातें कर चुका था, बट लास्ट में जाकर हमें पता चला कि वो वीडियो प्ले ही नहीं हुआ आप तक। बस कमेंट्स चलते रहे, वीडियो प्ले ही नहीं हुआ। जब वीडियो प्ले नहीं हुआ तो मुझे अपनी क्लास रोकनी पड़ी और हर एक बात फिर से मुझे जीरो से शुरू करनी पड़ रही है। पर कोई बात नहीं मित्रों, शुरू करते हैं, जीरो से शुरू करते हैं। जहां उपस्थित थे वहीं से ही शुरू करते हैं, है ना। आज की क्लास ये मान कर चलो कि अभी से स्टार्ट हो रही है, किसी का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। इसके पीछे की जो भी बातें मैंने बताई वो हर बात आपके साथ फिर से दोहराऊंगा, हर कहानी फिर से दोहराऊंगा, ठीक है। तो चलो आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा लगा मुझे तो ऐसा लगा था कि अब तक इतना समय व्यतीत हो चुका तो आप लोग शायद उपस्थित भी नहीं होंगे, लेकिन आपकी उपस्थिति ये बताती है कि सच में पढ़ने के प्रति उत्साह है आप लोगों में बेहद है, और वो बेहद ही चाहिए हमें, कुछ और नहीं। चलिए आते हैं टॉपिक में, ताकि अब तो समय का उपयोग हो पाए। तो दोस्तों ध्यान रखें, हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर थे, भूगर्भिक समय सारणी पर थे, और भूगर्भिक समय सारणी पर हमने यही बताया कि पीछे आप लोगों ने सर्वप्रथम प्री कैम्ब्रियन कालखंड को पूरी तरह से फिनिश किया। आपने प्री कैम्ब्रियन को आपने फिनिश किया, जिसके 3 पार्ट हमने करके बताए थे। एक एजोइक था, दूसरा आर्कियोजोइक था और तीसरा प्रोटेरोजोइक था। इसे हम लोगों ने कल की कक्षा में फिनिश किया था। आफ्टर दैट पोस्ट कैम्ब्रियन कालखंड आता है, पोस्ट कैम्ब्रियन के संदर्भ में ही हमने बताया था कि इसे फैनरेजोइक भी कहते हैं, और फैनरेजोइक को 4 भागों में बांटते हैं, 1, 2, 3, 4। तो पहला, जिसमें से आपने पैलियोजोइक को फिनिश किया था, पैलियोजोइक ये आपने फिनिश कर लिया है। आफ्टर दैट मेसोजोइक पढ़ा आपने, मेसोजोइक, और ये भी फिनिश हो चुका था। रेस्ट ऑफ 2 बाकी हैं, और रेस्ट ऑफ 2 वो कौन से हैं तो उन्हें मैं यहां पर लिख देता हूं। एक है आपका सिनेजोइक, तो दूसरा है आपका नियोजोइक। सिनेजोइक को ही आप टर्शियरी टाइम पीरियड के नाम से जानते हैं, और नियोजोइक को आप क्वार्टरनरी टाइम पीरियड के नाम से जानते हैं, जिनके बारे में आज हमें यहां पर पूरी घटनाओं के साथ पढ़ना है। पूरी घटनाओं के साथ चीजों को मित्रों यहां पर पढ़ना है। ओके, तो चलिए उपस्थित होइए, सभी उपस्थित होइए, और अब तक लगभग सारे बच्चे अब उपस्थित हो चुके होंगे। तो हेडिंग देना है आपको सिनेजोइक, इसी को कैनेजोइक भी कहा जाता है ना। कहीं कहीं पर आपको ये कैनेजोइक भी मिलेगा, ऐसे लिखा हुआ कैनेजोइक, इसी को सिनेजोइक के नाम से जानते हैं। कुछ जगह पर सिनेजोइक को ही 2 पार्ट में, टर्शियरिक एंड क्वार्टरनरी टाइम पीरियड के रूप में विभाजित कर देते हैं। इनके विभाजन का बेसिकली, ये विभाजन की कहानी तो सब अलग से चलती है ऑप्शनल की कक्षा में, कि किस तरह से पहली बार स्कॉटिश विद्वान जेम्स हटन ने इसे बनाने का पहला प्रयास किया था, और उस प्रयास के
पहले कितनी कहानियां चलती हैं कि किस तरह से रेडियो डेटिंग मेथड के माध्यम से चट्टानों की आयु का निर्धारण किया गया, भूपटल में पाए जाने वाले तमाम प्रकार की चट्टानें, जीवाश्मों के आयु का निर्धारण किया गया और उन सब के द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर पृथ्वी के आयु को कुछ इस प्रकार से एक रूपतावाद के नियम के अनुसार कि प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट, इस प्रकार से एक रूपतावाद के नियम के अनुसार ये भूगर्भिक समय सारणी बनाने का प्रयास जेम्स हटन महोदय ने सर्वप्रथम किया था। चार्ल्स लॉयल एंड प्लेफ्लेयर ने इनका समर्थन भी किया और समर्थन करते हुए इनमें परिसंशोधन भी किया। तो चूंकि ये समर्थन परिसंशोधन इनके अनुयायियों द्वारा किया जाता रहा है, जिसमें से कुछ न कुछ चेंजेस नजर आते रहे हैं, तो उन चेंजेस के आधार पर आज भी इतना कुछ चेंज है। तुम लोग इतना ओह अरे बाप रे पंकज, तुम्हारा मैसेज देखकर तो अचानक मैं खुद ही, लेकिन बड़ा अच्छे भाषा का और बहुत अच्छी लैंग्वेज का प्रयोग किया दोस्त। अच्छा, अभी भी कुछ बच्चों की क्लास स्टार्ट नहीं हुई? अच्छा, किसी की भी नहीं चल रहा। एक्चुअली अब आप लोगों का क्लास अगर नहीं चल रहा तो आप मेरी बात सुन भी नहीं पा रहे होंगे। अदरवाइज एक बार पूरी तरह से क्लास से आप बाहर जाइए और फिर अगेन आप क्लास में आइए रिफ्रेश करके। अगेन आप बाहर से रिफ्रेश करके आइए, सबकी क्लास चलेगी। दोस्तों, आप अपने कमेंट्स के माध्यम से, यहां से मैं कमेंट्स नहीं कर सकता, आप अपने कमेंट्स के माध्यम से मित्रों को सूचित कर दीजिए कि एक बार क्लास से सभी बाहर जाएं, रिफ्रेश करें, फिर से क्लास में उपस्थित हो। क्लास सबकी स्टार्ट हो जाएगी। आज थोड़ी सी कुछ टेक्निकल इशू आए हैं, पर ध्यान रखना, बच्चों ने कहा था कि फिजिक्स वाले ने अचानक क्लास को बंद कर दिया। यहां ऐसा कभी नहीं होगा। ध्यान रखना, यह क्लास यूपीएससी वाले की है, जहां पर तमाम शिक्षक, तमाम तकनीकी टीम कई घंटे पहले से आप तक पहुंचने के लिए पूरी तैयारी में होती है। कभी ऐसा नहीं होगा। हाँ, जिस दिन क्लास बंद होगी वो तो बंद ही होगी, प्रॉपर ऑफ ही होंगी, मतलब ऑफ होंगी। अदरवाइज अगर ईश्वरीय बाधाएं ना आ गई तो क्लास, ऐसा कभी नहीं होगा कि क्लास आप तक लेट पहुंचे, या क्लास, देखो लेट भी जो होती है ना वो तकनीकीगत वजहों से हो जाती है। जैसे आज लगातार कोशिशें की जा रही थी, पर पता नहीं ऐप एंड सर्वर एक दूसरे का सहयोग नहीं कर पा रहे थे। कई बार हो जाता है वजह, कई बार वजह हो जाता है, लेकिन किसी भी स्थिति में पूरी टीम लग करके उसे नई क्लास जानी ही जानी है। मैंने कहा तो क्लास तो रिकॉर्ड करके भी दे सकते हैं, पर संस्था ने कहा कि नहीं सर, रिकॉर्ड की बात नहीं है, आज हम लोग किसी भी तरह से क्लास को पहुंचाएंगे। और हम आप तक पहुंचे मित्रों, और उससे बेहद ज्यादा खुश सारी की सारी टीम आपको देखकर हुई कि आप सबने इतनी देर तक इंतजार किया। इसके लिए ही हमने आपको धन्यवाद दिया मित्रों। तो चले यहां पर आते हैं टॉपिक पर। अब लगभग सब लोग पहुंच चुके होंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करें। तो कैनेजोइक या सिनेजोइक कहा जाता है। तो मैंने क्या बताने की कोशिश की थी कि बेसिकली ये थोड़ा बहुत जो अंतर देखने को मिलता है ना, इसलिए अंतर मिलता है कि कोई एविडेंसेस के आधार पर एक्यूरेट एकदम जानकारी प्राप्त नहीं होती, बल्कि अप्रॉक्सीमेट जानकारी प्राप्त होती। तो ये थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिलता है। इसके बारे में आपको बता दूं कि जो इसकी काल अवधि होती है, जितना मैं लिखा रहा हूं उतना ही लिखेंगे, 72 मिलियन वर्ष से लगभग 11 मिलियन वर्ष पूर्व तक होती है। इसके काल अवधि की बात करते हैं, पर इसकी बहुत ही जबरदस्त विशेषताएं हैं। और ध्यान रखना, बहुत सारी बातें मुझे आपको यहां पर समझानी है, सुनानी है। क्या विशेषताएं हैं, इन्हें सुनो ध्यान से, इन्हें ध्यान से सुनो। यही वह कालखंड है जिसमें पृथ्वी में आज पाए जाने वाले तमाम प्रकार के स्तनधारी जीवों के पूर्वजों का वास्तविक रूप से उद्भव एवं विकास हुआ था। जितना भी मैमल्स पाया जाता है, मैमेलिया पाया जाता है, स्तनधारी जीव पाए जाते हैं, जिसमें से एक मानव भी है, उसके पूर्वजों का उद्भव एवं विकास हुआ था इसी कालखंड में हुआ था।
इसीलिए अभी आप कुछ लिखेंगे नहीं, इसीलिए इस संपूर्ण काल अवधि को मतलब सीनेजोइक को ही पूरा पूरा क्या कहा जाता है? स्तनधारी जीवों का युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्तनधारी जीवों का युग कहा जाता है, जीवों का युग। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि मेसोजोइक कालखंड को अगर आपको एक नाम से पुकारना है तो आप किस नाम से पुकार सकते हो? तो उसे आप एज ऑफ रेप्टाइल्स कह सकते हैं। क्या है? एज ऑफ रेप्टाइल्स के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात कि नहीं? एज ऑफ रेप्टाइल्स, एज ऑफ रेप्टाइल्स। तो दूसरी तरफ से यहां पर देखो, एज ऑफ रेप्टाइल्स के अलावा उसे आपने, क्योंकि रेप्टाइल्स वर्ग की प्रमुखता रही है, पर यहां पर आप इसे एज ऑफ मैमेलिया के नाम से जानते हैं। मैमल्स आया इस कालखंड में, हम सब के पूर्वज इस कालखंड में यहां पर आए हैं। दूसरी बात इसकी बात करना चाहूंगा। देखो, भूगर्भिक हलचलों में आपने पहली हलचल, फर्स्ट हलचल प्री कैम्ब्रियन कालखंड में देखी थी, जिसे हमने प्री कैम्ब्रियन ओरोजेनी के नाम से पुकारा था, जिसमें अरावली जैसे पर्वत बने थे। उसके बाद दूसरी हलचल बेसिकली ओडोविशियन कालखंड में हुई थी, जिसे हमने कैलाडोनियन ओरोजेनी कहा था। क्या कहा था? ओरोजेनी कहा था। तीसरे नंबर पर फिर से एक भूगर्भिक हलचल पर्मियन कालखंड में हुई, जिसे आपने हर्सिनियन ओरोजेनी कहा था। हर्सिनियन ओरोजेनी के नाम से पुकारा था। अब चौथी हलचल फिर से एक बार होती है, जिसमें दुनिया की सभी नवीन वलित पर्वत श्रेणियां जन्म लेती हैं। दुनिया की सभी नवीन वलित पर्वत श्रेणियां जन्म लेती हैं, उनका उद्भव एवं विकास होता है, जिसमें से खोज के क्रम में जो प्रथम वलित पर्वत श्रेणी की खोज हुई वह अल्प्स पर्वत श्रेणी थी। अल्प्स पर्वत श्रेणी के नाम के अनुरूप ही जो इस कालखंड की पर्वत निर्माणकारी घटना थी, उसे अल्पाइन ओरोजेनी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अल्पाइन ओरोजेनी कहते हैं। तो इसे एज ऑफ अल्पाइन ओरोजेनी के नाम से भी जाना गया है इस पूरे कालखंड को। क्योंकि देखो, अल्प्स पर्वत तंत्र यूरोप का, उत्तर अमेरिका का रॉकी पर्वत तंत्र, दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत तंत्र, अफ्रीका का एटलस पर्वत तंत्र, भारत का हिमालय पर्वत तंत्र, ये सभी संसार की जो नवीनतम वलित पर्वत श्रेणियां हैं, न्यू फोल्डेड माउंटेन्स हैं, इन सब का उद्भव एवं विकास इसी काल अवधि में हुआ था। इसीलिए इन्हें अल्पाइन ओरोजेनीस के नाम से जाना जाता है। सब ठीक है? आज कोई दिक्कत तो नहीं ना? अब ठीक है? सॉरी, क्लास और कमेंट सब ठीक है? ओके, गुड। चलो, तो अल्पाइन ओरोजेनी के नाम से जाना जाता है। ओके, दो बातें आपने यहां पर देखी, दो बातें, ठीक है ना? अब इसके बाद इसके कालखंडों को भी आपको पृथक करना है। देखो, ये जो कल्प है फिर से ये युगों में विभाजित होगा, और युगों में विभाजित करने के क्रम में इसे आपको 5 भागों में बांटना है। 4 में भी लोगों ने बांटा है, खूब 4 में भी बांटा लोगों ने, लेकिन इसे आपको यहां पर 5 में बांटना है, जिसमें से पहला आता है पैलियो। पैलियो का मतलब ही होता है पूरा का मतलब पुराना, ठीक है? पैलियोसिन, यहां जोइक शब्द नहीं लिखेगा, पैलियोसिन लगेगा, ईओसिन लगेगा, पैलियोसिन, ईओसिन, ओलिगोसिन, तो फिर आगे मायोसिन, और लास्ट प्लायोसिन। ये 5 भाग आते हैं। इसको पियोम्प नाम के फॉर्मूले से याद करते हैं, PEOMP, पियोम्प नाम के फॉर्मूले से हम लोग इसे याद करते हैं, पियोम्प नाम के फॉर्मूले से याद करते हैं। तो ये भी क्रम से कैसे कैसे है, इन्हें भी आपको याद करना है कि पैलियोसिन है,
ईओसिन है, ओलिगोसिन है, मायोसिन है, प्लायोसिन है, इनकी भी क्रमिकता को आपको याद करने की जरूरत है। क्रमिकता तो सारी की सारी ही याद करनी है, बट पैलियोजोइक एंड सीनेजोइक की क्रमिकता कई बार बच्चों में ज्यादा है, इनमें युगों में विभाजन ज्यादा किया गया है, इसीलिए जनरली भूल जाते हैं लोग। तो भूले ना, आपको इस क्रम में ऐसा किया गया है, ऐसा किया गया है। समझ गए मेरी बात कि नहीं? तो आपको ये जो मोटी बातें बताएं, अब इन कालखंडों की अपनी क्या विशेषता रही हैं, इन कालखंडों की, इसे आपको जानना है। बेसिकली जो ये प्लायोसिन रहा है मित्रों, प्लायोसिन और ईओसिन, इसी काल अवधि में जो दुनिया के स्तर पर अल्प्स पर्वत श्रेणी हो गई, अभी मैंने अभी नाम दिया था कि यूरोप में है, अल्प्स है, उत्तर अमेरिका की रॉकी पर्वत श्रेणी हो गई, दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वत श्रेणी हो गई, एंडीज पर्वत श्रेणी हो गई, और अल्प्स के साथ साथ ही अफ्रीका की एटलस पर्वत श्रेणी का भी उद्भव एवं विकास पैलियोसिन प्लस ईओसिन से आरंभ हो चुका था। ऐसा माना जाता है कि बेसिकली इन जहां पर आज ये पर्वत हैं, यहां पर पहले विशाल भूसन्नतियां उपस्थित हुआ करती थीं। जियोसिंक्लाइंस मतलब ट्रफ नुमा भाग, गर्तनुमा छिछले सागरीय भाग उपस्थित हुआ करते थे, जहां प्रचुर मात्रा में अवसादों का जमाव लाखों करोड़ों वर्षों तक होता रहा, और जब प्लेटें आपस में संपीड़ित हुई, प्लेटें आपस में अभिसरित हुई, तो प्लेटों के अभिसरण से वही सेडिमेंट्स ऊपर की ओर मुड़ते चले गए, वही सेडिमेंट ऊपर की ओर मुड़ते चले गए, और ऊपर की ओर मुड़ने से उन सेडिमेंट्स से ऐसी वलित पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ है। ऐसी वलित पर्वत श्रेणियां अस्तित्व में, शुरू तो वो जुरासिक कालखंड से हो गई थी, बट अस्तित्व में भूपटल के ऊपर संभवतः इस कालखंड में आई हैं, और यही वह कालखंड था जिसमें आज जितने भी आप तमाम प्रकार के शाकाहारी, तमाम प्रकार के सर्वाहारी एवं मांसाहारी, तो मांसाहारी और सर्वाहारी जीव देखते हैं, इन सब के पूर्वजों का वास्तविक स्तर पर इसी कालखंड में उद्भव। बट स्तनधारी जीवों की बात कर रहे हैं, रेप्टाइल्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर सर्प की बात नहीं चल रही है, कछुआ की बात नहीं चल रही है, बट बल्कि स्तनधारी जितने जीव हैं, इन सब के पूर्वजों का वास्तविक रूप से उद्भव एवं विकास इसी कालखंड में हुआ है, इसी कालखंड में हुआ है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब यह भी बात है कि जुरासिक कालखंड जब था, तो जुरासिक कालखंड में जो बिलों में छुपे हुए छोटे जीव थे, उन्हीं का रूपांतरण इस रूप में हुआ था। तो कुछ किताबें तो वहां से इनके उद्भव एवं विकास को मानती हैं, लेकिन आपको जानकारी की दृष्टि से यह रखना है कि तमाम प्रकार के आज के शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जो स्तनधारी जीव हैं, इनके पूर्वजों का जो प्रमाण एवं अस्तित्व मिलता है, वह इस कालखंड से मिलता है, इस कालखंड से मिलता है। कुछ बच्चों ने यह पूछा, सर बंदर भी इसी कालखंड में? यस, जंगलों में विचरण करने वाला, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जंप लगाने वाला, उछल कूद मचाने वाला जो जीव बंदर था, तमाम प्रकार के बंदरों के वर्ग वो इसी कालखंड में विकसित हुए हैं। रही बात जहां ओलिगोसिन की, तो भारत के संदर्भ में हिमालय की 3 श्रेणियां, हाँ यह भी ध्यान रखना, भारत में अगर हिमालय या उत्तर भारत के पर्वत तंत्र को 2 भागों में बांटा जाए, तो उत्तर भारत का पर्वत तंत्र 2 भागों में कैसे बटा है? सबसे पहले यहां काराकोरम रेंज है, फिर लद्दाख रेंज है, फिर जास्कर रेंज है। इन तीनों को कहा जाता है ट्रांस हिमालय। क्या कहा जाता है मित्रों? इन्हें ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये तो ट्रांस हिमालयन रेंज हो गई। आफ्टर दैट इसके बाद हिमालय की 3 पहाड़ियां आती हैं, 3 श्रेणियां आती हैं, जिन्हें हिमालयन रेंज कहते हैं, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो 2 वर्गों में बढ़ती हैं, हिमालयन रेंजेज एंड ट्रांस हिमालयन रेंजेज। तो भारत की जो ट्रांस हिमालय श्रेणी थी, जिसको पार हिमालय श्रेणियां कहते हैं, वो इसी कालखंड में बनी थी,
इयोसिन में ही बन गई थी। बट जहां तक हिमालय पर्वत तंत्र के इन तीनों अंगों के बारे में बात आती है तो ओलिगोसिन कालखंड में पहली बार ग्रेटर हिमालय या वृहद हिमालय अस्तित्व में आया था। इस कालखंड में वृहद हिमालय अस्तित्व में आया था। वृहद हिमालय के अस्तित्व में आने का कालखंड है और यही कालखंड था जब अफ्रीका के जंगलों में अबिशीनिया के पठार में, ध्यान से, अफ्रीका के जंगलों में अबिशीनिया के पठार में एक पूंछ विहीन जीव जो कपी के भांति था, नरवानर के भांति था, कुछ उस प्रकार से प्राप्त हो रहा था जिसे हम ऐप कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? ऐप कहते हैं। ये पुच्छ विहीन बंदर जिसे ऐप कहते हैं, बेसिकली इसे हिंदी में कपी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कपी के नाम से जाना जाता है। जैसे हनुमान चालीसा जब आप पढ़ेंगे तो हनुमान चालीसा में बजरंगबली को बंदर नहीं कहा गया है, कपी कहा गया है। रामचंद्र जी भरत से बजरंगबली का अगर परिचय भी कराते हैं तो प्रभु श्री राम ने इन्हें यह कहा भी है कि भरत भाई, कपि से उरिन हम नहीं, कपि शब्द का प्रयोग करते हैं। कपि बेसिकली इंसानी बंदर था, ये बंदर नहीं है। सारा का सारा यूरोपीय जगत या आधुनिक जगत जो कहता है कि हमारा उद्भव एवं विकास बंदरों से हुआ है, तो मित्रों ये रियलिटी है कि हम बंदरों की औलादें नहीं हैं। डार्विन बाबा ने ऐसा कभी नहीं कहा कि हम बंदरों की औलादें हैं, बल्कि उन्होंने यह कहा कि हमारा पूर्वज भी जिस तरह से बंदर विकसित हुए हैं, जिस तरह से चिंपैंजी विकसित हुआ है, जिस तरह से गोरिल्ला विकसित हुआ है, जिस तरह से ओरंगेटॉन विकसित हुआ है, ये सब समानांतर विकास की प्रक्रिया में आए हैं। यह भी ध्यान रखना। तो हमारा जो पूर्वज था वह पूर्वज भी, जिसे हम लोग नरवानर कह सकते हैं, वह इसी कालखंड में कुछ इसी तरह से विकसित हुआ था। अब कुछ बच्चे ने लिखने लगे हैं, साइंस मुझे समझाने लगे, यही आप लोगों की गलती कि सर हमारे पूंछ थी, क्योंकि उसके साक्ष्य आज भी प्राप्त होते हैं। हम पूंछ वाले की बात नहीं करते, हम बिना पूंछ वाले की बात करते हैं। और हम तो वैसे भी उस ऋषि परंपरा से हैं कि ऋषियों ने कहा है कि हमारे तो पूर्वज ऋषि ही हुआ करते थे, हमारे पूर्वज कभी बंदर नहीं थे। हम तो उस बात को मानने वाले भाई व्यक्ति हैं। पर विज्ञान जो कहता है तो हम विज्ञान की भी बात आपसे बोलते हैं। अच्छा, कई बच्चों ने तो बढ़िया शानदार चौपाइयां भी लिख कर भेजी हैं मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। पर यहां अब आप आइए, यहां पर आप आइए। अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी की अभी जरूरत नहीं, यहां पर अभी आगे बात करते हैं। तो बेसिकली इस कालखंड में एक बंदर जैसा ही जीव जो कि पेड़ों पर रहता था, पेड़ों पर ही गोरिल्ला जैसे उछल कर चलता था, एक डाली से दूसरी डाली पर चलता था। ये तमाम प्रकार के जीव बेसिकली इसी कालखंड में अफ्रीका के जंगलों में सर्वप्रथम इसके एविडेंस अबिशीनिया के पठार में प्राप्त होते हैं। तो पहली बार यह प्राप्त हुआ और यही मानव जाति का पूर्वज था। ध्यान रखना, हमारे पूर्वज बंदर नहीं हैं। हमारे पूर्वज, अच्छा, किसी से सिमिलैरिटी मिल जाना वही नहीं कहला जाता है। किसी से सिमिलैरिटी अगर मिल गई तो यह नहीं कहलाएगा कि हमारे पूर्वज यही थे। हम उनकी औलादें नहीं, हम बंदरों की औलादें नहीं हैं, हम कपी की औलादें हैं। हम, आपका पितामह कौन था? आपके दादा परदादा कौन थे? आपके दादा परदादा ये कपी था। समझ गए मेरी बात की नहीं? जिसे बंदर कभी नहीं कहा जा सकता। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पिता पितामह बंदर थे तो आपको कैसा लगेगा? बहुत गंदा लगेगा दोस्तों, और यह कहना उचित नहीं होगा और है भी नहीं ऐसा, क्योंकि समानांतर विकास की प्रक्रिया में बेसिकली एक ये भी विकसित हो रहा था, बंदरों की विभिन्न पीढ़ियां भी विकसित हो रही थीं, बंदरों की विभिन्न पीढ़ियां भी विकसित हो रही थीं। उसी में मैंने बताया गोरिल्ला भी विकसित हो रहा था, ओरंगेटॉन भी विकसित हो रहा था, चिंपैंजी भी विकसित हो रहा था। लेकिन यह मान लेना कि चिंपैंजी हमारा सहोदर भाई है, ऐसा नहीं है। अगर आपको मानना है तो मान लीजिए कि वो सहोदर है, एक ही कोख से जन्म लिया, लेकिन मानना नहीं चाहिए आपको ऐसा। ये सब अलग अलग, क्योंकि प्रॉपर आप पढ़िएगा, आप देखिएगा तो समानांतर विकास की प्रक्रिया से ये अलग अलग विकसित हुए हैं।
आफ्टर दैट जो मायोसिन कालखंड की मूल विशेषता है, इन सब का तो विकास होता ही चला गया, बट इन सब के साथ जिसे मध्य हिमालय हम कहते हैं उसे ही लघु हिमालय कहते हैं। तो मध्य हिमालय पर्वत श्रेणी का विकास हुआ और इस कालखंड तक आते आते जो पेड़ों पर यह कपि निवास करता था, पेड़ों पर रहने वाला यह कपि अब धरातल पर दो पैरों से खड़ा होकर चलने वाला मानव बन गया था। क्या करता था? धरातल पर दो पैरों से चलने वाला मानव बन गया था, जिसे हम होमो हैबिलिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? होमो हैबिलिस कहते हैं, हैबिलिस कहते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुनना मित्रों, यहां पर एक अलग ही अपनी कक्षा है जिसे आप लोगों को पढ़ना है, विश्व में प्रजातियों का विकास, जिसमें मैं इसके बाद जो अब ऐप की बात आएगी ना, तो ऐप के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव यहां पर आया, किस तरह से यहां पर सिवापिथेकस आया, किस तरह से यहां पर रामापिथेकस आया। यहां से पूरी कहानी सुनाऊंगा, पर इस टॉपिक में अभी इतने विस्तार की जरूरत नहीं, इसलिए यहां पर जितनी जरूरत है मैं उतनी ही बात समझा रहा हूं, उतनी ही बात समझना है। यही पेड़ों पर आर्बोरियन नर वानर था, आर्बोरियन पेड़ों पर रहने वाला, ये इस कालखंड तक आते आते धरती माता पर दो पैरों से खड़ा होकर चलने वाला आदि नरवानर बना, और ये आदि नरवानर क्या कहलाया? होमो हैबिलिस कहलाता था। क्या कहलाता था? होमो हैबिलिस कहलाता था। ध्यान रखें, अभी सभी आगे की ओर देखें। लघु हिमालय के बाद आती है तीसरी श्रेणी, जिसे हम क्या कहते हैं? शिवालिक श्रेणी के नाम से जानते हैं। और शिवालिक श्रेणी के उद्भव एवं विकास के साथ साथ तक यही होमो हैबिलिस शिकार करने की कला सीख गया था, आग के प्रयोग की कला सीख गया था। क्या क्या सीख गया है? शिकार करने की कला सीख गया था, अनगढ़े पत्थरों से शिकार करता था, लकड़ियों एवं हड्डियों के प्रयोग से शिकार करता था। और मित्रों, उसके बाद यही था जिसने पहली बार जंगल में शिकार करते हुए बेसिकली एक हिरण का भुना हुआ मांस खाया। कहानियां आपने अवश्य सुनी हुई होगी। उसके बाद आग का प्रयोग सीख गया, और आग का प्रयोग सीखने वाला यह जो शिकारी मानव था, इसे होमो इरेक्टस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होमो इरेक्टस कहते हैं। तो होमो इरेक्टस, देखो मानव भी अपने विकास क्रम में आगे बढ़ता जा रहा है। कब होमो हैबिलिस बना, होमो हैबिलिस ही होमो इरेक्टस आगे चलकर बनता है। और जब तक यह होमो इरेक्टस बनता है, तब तक आपका कैनेजोइक या सिनेजोइक कालखंड की समाप्ति होती है। कैनेजोइक या सिनेजोइक कालखंड की मित्रों क्या होती है? समाप्ति होती है। तो अब इसके बाद की आगे की कहानी न्यूजोइक में होगी। लेकिन इतनी तमाम बातें जो मैंने यहां पर सुनाई हैं, उन्हें सर्वप्रथम आप सबको यहां पर लिखना है। ठीक है, लिखना है। ये इतिहास नहीं है, यहां कुछ भी इतिहास नहीं है जावेद, यहां सब कुछ आपको अभी भूगोल ही पढ़ना है, सब कुछ भूगोल पढ़ना है। ठीक है ना? तो चलिए आइए, सभी के सभी लोग हेडिंग तो दे ही दिए हैं, सिनेजोइक या कैनेजोइक। इसका टाइम पीरियड भी आप लोगों ने लिख लिया होगा, 72 मिलियन ईयर एगो से लेकर 11 मिलियन ईयर एगो तक। आफ्टर दैट आपको लिखेंगे, लिखें, इस कल्प में पुनः एक भूगर्भिक हलचल हुई। पुनः एक भूगर्भिक हलचल हुई, जिसे अल्पाइन ओरोजेनी कहा जाता है। जिसे अल्पाइन ओरोजेनी कहा जाता है। ठीक है जावेद, हम समझ गए बेटा, बढ़िया समझ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्पाइन ओरोजेनी
कहा जाता है, पूर्ण विराम लगाएं, चूंकि आज के समस्त स्तनधारी जीवों, आज के समस्त स्तनधारी जीवों के पूर्वजों का उद्भव एवं विकास मुख्य रूप से इसी कालखंड में हुआ था, इसलिए इसे एज ऑफ मैमालिया, स्तनधारी जीवों का युग, कहा जाता है। पूर्ण विराम। प्रियंका पूछ सकते हो प्रश्न, बेटा पूछ सकते हो, कोई बात नहीं। स्तनधारी जीवों का युग कहा जाता है, पूर्ण विराम लगाएं। लिखें, इस कल्प को हम 5 युगों में विभाजित करते हैं। इस कल्प को हम 5 युगों में विभाजित करते हैं। अब 5 युग क्रमशः लिख लें एक बार। पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन। लिख दिया। क्रमिकता इनकी जरूरी है। अब एक एक के बारे में, पैलियोसिन एंड इयोसिन के बारे में संयुक्त रूप से लिखें। इन दोनों युगों के दौरान संसार की समस्त नवीन वलित पर्वत श्रेणियां जैसे अल्प्स, रॉकी, एंडीज, एटलस आदि अस्तित्व में आई। साथ ही टेथिस भूसन्नति में लगने वाले, टेथिस भूसन्नति में, सब समझाऊंगा टेथिस भूसन्नति क्या है, कैसे इसमें संपीड़न बल लगा, अभिसारी बल लगा, सब समझाऊंगा। टेथिस भूसन्नति में लगने वाले बल के प्रभाव से हिमालय के उद्भव में ट्रांस हिमालयन रेंजेज अस्तित्व में आई। पूर्ण विराम। फिर लिखो ओलिगोसिन। ओलिगोसिन में डैश देकर लिखेंगे
भारतीय वृहद हिमालय, भारतीय वृहद हिमालय का उद्भव हुआ, पूर्ण विराम लगाएं, साथ ही इसी काल अवधि में, ये लगभग 4.5 करोड़ वर्ष पहले की बात चल रही है, इसी काल अवधि में लगभग मोटे तौर पर, ठीक है, इसी काल अवधि में अफ्रीका के अबिशीनिया पठार, आज का ये इथोपिया पठार के आसपास का क्षेत्र है, अफ्रीका के अबिशीनिया पठार में पूंछ विहीन नर वानर, पूंछ विहीन नर वानर कपी, ब्रैकेट लिख देंगे, इन्वर्टेड कामा में लिख देंगे, कुछ भी, ऐप के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, जो संभवतः मानव जाति का पूर्वज है। ठीक है, वृहद और ग्रेट हिमालय एक ही है, वृहद और ग्रेट हिमालय, महान हिमालय एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट मायोसिन लिखेंगे, मायोसिन को डैश देकर लिखेंगे। हिमालय की मध्यवर्ती श्रेणी, हिमालय की मध्यवर्ती श्रेणी या लघु हिमालय का उद्भव हुआ, लघु हिमालय का उद्भव हुआ एवं वृहद हिमालय की ऊंचाई में वृद्धि हुई। वृहद हिमालय तो अभी, हिमालय तो आज भी अभी ऊंचाई इसकी बढ़ ही रही है, तो वृहद हिमालय की ऊंचाई में वृद्धि हुई, पूर्ण विराम लिखें। नर वानर कपि इस कालखंड तक धरातल पर दो पैरों से खड़ा होकर चलने वाला प्राणी बना, जिसे होमो हैबिलिस कहते हैं। होमो हैबिलिस कहते हैं, पूर्ण विराम। जबकि कपि आर्बोरियन था। कपि क्या था? पेड़ों पर रहने वाला जीव था। पेड़ों पर रहने वाला जीव था, पूर्ण विराम। तो नेक्स्ट प्लायोसिन लिखिए। प्लायोसिन में डैश देकर लिखेंगे। हिमालय की तीसरी श्रेणी शिवालिक, हिमालय की तीसरी श्रेणी शिवालिक का उद्भव हुआ। कॉमा लगाएंगे। अन्य दो श्रेणियों का विकास हुआ। साथ ही आदि मानव
इस काल अवधि तक, इस काल अवधि तक जिन पत्थरों को उसने गढ़ा नहीं था, तो लिखेंगे अनगढ़े पत्थरों, लकड़ियों एवं हड्डियों के प्रयोग से, अनगढ़े पत्थरों, हड्डियों एवं लकड़ियों के प्रयोग से शिकार करना सीख गया था। शिकार करना सीख गया था तथा आग का प्रयोग, आग का प्रयोग, आग का प्रयोग भी सीखा था, सीखा था। पूर्ण विराम लगाकर इसे होमो इरेक्टस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? होमो इरेक्टस कहा जाता है। यह क्या कहलाया? यह मानव वर्ग होमो इरेक्टस कहलाया। कुछ भी लिख दे, कहलाया। देखो एक बात और सुनना ध्यान से। बेसिकली किताबों में आप पढ़ोगे, इतिहास की किताबों में भी पढ़ोगे, भूगोल में भी, कि इसी कालखंड में जो होमो इरेक्टस था इसने आग की खोज की। व्हाट इज दिस? आज आग की खोज, व्हाट इज दिस? क्या इससे पहले ये आग नहीं जानता था? तो जलती हुई आग में कूद जाया करता था क्या? अरे नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, बेसिकली पृथ्वी तो आग से ही जन्मी है, आपको पता है। कहानी तो आपने सारी सुनी ही है। आग ही था, सब कुछ आग आग ही था। और तब भी खूब जंगलों में आग हुआ करती थी। ऐसा थोड़ी कि वो आग जानता ही नहीं था आग क्या है। आग के बारे में उसे पता था, बट आग के उपयोग के बारे में उसे नहीं पता था कि आग का कुछ मानव जीवन में उपयोग भी हो सकता है। अब सुनना ध्यान से। दुनिया में जितना भी प्राणी विकसित हुआ है, कहानी सुनाता हूं, बहुत अच्छे से कहानी को सुनना। दुनिया में जितना भी प्राणी विकसित हुआ है वो तमाम प्रकार का प्राणी वर्ग। अच्छा एक चीज और समझा देता हूं, सुना देता हूं। ये जो कहानियां सुना रहे हैं ना, इन कहानियों पर बहुत ही अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर चलचित्र, बहुत ही अच्छे अच्छे एनिमेशंस और बहुत ही अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स, सब कुछ दिखाए जा सकते हैं। ये मुझे भी पता है और खूब इसे रोचक बनाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों बहुत प्रैक्टिकल समझना। ये सब करने के क्रम में विषय कंप्लीट नहीं होता, विषय की दुर्दशा हो जाती है। तो ये सब आप मुझसे विषय की तरह यहां पर पढ़ लो। देखो इन कक्षाओं में हम सब ने इस बात के प्रयास किए हैं कि बच्चों को जो ऑफलाइन क्लास मिलती है ना, उससे 1% कम न मैटर न माहौल इन कक्षाओं में मिलना चाहिए। तो इसे हम ऑफलाइन क्लास की तरह ही सब कुछ आपको दे रहे हैं। बट दूसरी बात, मार्च या अप्रैल 5 के आसपास से, ध्यान से सुनना, मार्च या अप्रैल 5 के आसपास से एक सीरीज शुरू होने जा रही है, यूपीएससी वाले चैनल पर ही मेरे द्वारा शुरू की जाएगी, कहानी भूगोल की। और उस कहानी भूगोल में एक से एक चलचित्र, एक से एक एनिमेशन और एक से एक फोटोग्राफ्स के साथ साथ, जिसमें मेरे अपने व्यक्तिगत फोटोग्राफ्स भी होंगे, व्यक्तिगत तमाम तरह के फोटोग्राफ्स होंगे, दुनिया के भ्रमण के, भारत के भ्रमण के तमाम चीजें वो भी सब होंगी। और उन सब के जो मेरे छायाचित्र अपने हैं उन सब को भी समाहित करते हुए शानदार वीडियोस 15 से 20 मिनट के एक एक बनाए जाएंगे। छोटी छोटी बातें, कहानी मानव जीवन के उद्भव की, कहानी आग के खोज की, कहानी शिकार की व्यवस्था की, सब कुछ अलग अलग करके छोटे छोटे वीडियोस में मित्रों सब चीजें दिखाई जाएंगी। उन वीडियोस की देखिएगा अलग गुणवत्ता होगी, बड़े रुचिकर होंगे, बट उससे 2 बिंदु मिला आपको, खत्म। आपके एग्जाम के लिए भी वो महत्वपूर्ण होंगे,
100% महत्वपूर्ण होंगे, बट उससे मुश्किल ये आएगा कि उस प्रक्रिया से सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकेगा। बस ऐसे होगा जैसे आजकल भागवत पुराण कहानी की भागवत पुराण सुनाने की परिपाटी चल गई है कि 2 कहानी सुनाओ, गाना सुनाओ, 7 दिन में भागवत समाप्त। आपको एक एग्जाम्पल देता हूं मित्रों, और इस एग्जाम्पल से, इसका संबंध धर्म से नहीं है, सभी लोग इस एग्जाम्पल को एटलीस्ट सुनेंगे। जिस भागवत कथा को आज लोग 7 डेज में खत्म करते हैं, 7 डेज में, वही बात आप यहां पढ़ाई में भी समझना, 7 डेज में खत्म करते हैं। इस भागवत कथा को पहली बार शुकदेव जी ने, किसने सुनाया था? शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। राजा परीक्षित को जब पता चला कि राजा परीक्षित को आज के 7वें दिन एक तक्षक नाग आएगा, वो इन्हें काटेगा और राजा परीक्षित स्वर्ग सिधार जाएंगे, तो इनके अमरत्व प्राप्ति के लिए भागवत कथा सुनाया जाना था। शुकदेव जी ने सुनाया, और शुकदेव जी कैसे सुनाए थे ध्यान रखना। शुकदेव जी भागवत की कथा का आरंभ सूर्योदय के साथ करते थे और सूर्यास्त के साथ बंद करते थे। उसमें कोई भोजन नहीं होता था, कोई जल ग्रहण नहीं होती थी, कोई दैनंदिक क्रियाएं नहीं होती थी। मींस ऑलमोस्ट अगर माने कि 12 घंटे में पूरा 12 घंटे, और उसमें से श्लोक का अनुवाद नहीं होता था, वो श्लोक सुनाते थे पूरे 12 घंटे। और इस प्रकार से उन्होंने 7 दिन जब पढ़ा भागवत कथा को, तब जाकर समाप्त हुई थी। आज की भागवत कथा कैसे चलती है? जैसे आप लोग पढ़ते हो, पढ़ाई भी वैसे चलने लगी है। यहां पे 2 कहानी सुनाया, सुंदर सुंदर से, सुबह टाइम आए तो गुरुजी यहां पर 2 कहानी सुनाया, और 2 भजन चलेंगे। अब भजन चलेंगे, गीत चल रहा है, फिर गुरुजी बढ़िया विश्राम करेंगे 3-4 घंटे का। अब यहां पर भजन के बाद अब विश्राम करेंगे। भजन में मजा आ गया, बड़ा मजा आया गुरुजी, आज की कथा में तो बड़ा मजा आया। फिर विश्राम के बाद फिर से शाम टाइम आएंगे, गुरुजी ये 2 कहानी सुनाए, भागवत कथा की ये 2 कहानी सुनाए, हर 2 कहानियों में 4 श्लोक सुना दिए। इस तरह करते करते 6 दिनों के बाद 7वें दिन आपकी भागवत कथा समाप्त। कैसे समाप्त होती है ईश्वर जानता है यार, सच कहूं तो ईश्वर जानता है। तो इस तरह की प्रक्रिया जो आधुनिक ये भागवती प्रक्रिया शुरू हुई है, तो वही पढ़ाने की भी प्रक्रिया शुरू हुई है। उस प्रक्रिया में आपके सिलेबस कभी पूरे नहीं होते मित्रों, और आपके विषय की डिमांड पूरी नहीं होती। तो अभी आप ये पढ़ो और तब जाकर कहानियां पढ़ना उसमें, और कहानियां मतलब विषयगत होंगी, विषय के संदर्भ में होंगी। क्या मुझे नहीं लगता है कि पृथ्वी का कोर रुक रहा है, पृथ्वी के कोर में घूर्णन दर रुक रही है, तो इनर कोर और आउटर कोर में मैं आपको एक वीडियो बनाऊं, कहानी के रूप में दिखाऊं? क्या मुझे नहीं लगता? और यह भी बताता हूं जिस दिन बनाऊंगा तो बहुत गजब का बनाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे विद्यार्थियों को अभी यहां से लाभ होने जा रहा है, तो यह तमाम बातें क्यों ना दे दी जाएं, यह तमाम बातें क्यों ना दे दी जाएं। तो मित्रों ध्यान रखना कि अभी आपको जरूरत इस चीज की है, तो ये ले लें अप्रैल से, मार्च या अप्रैल से, अप्रैल 5 का ही मेरा लगभग प्लान है कि अप्रैल 5 से कहानी सीरीज शुरू होगी, और वो कहानी सीरीज लगभग सप्ताह में 2 दिन की होगी। और उस सीरीज में पूरे के पूरे ज्योग्राफी को आप कहानियों की तरह, एनिमेशन की तरह तमाम तरीके से देखिएगा, अपने तरीके से उसे समझिएगा मित्रों। रुचिकर जरूर होगी वह अवश्य, लेकिन चीजें यहां से पूरी होंगी। आते हैं अपनी बात में। बेसिकली था क्या समझना यहां कि जो ये मानव के विकास की जो आप कहानी सुनते हो ना, तो यहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, आपकी रोचक बात है, जाननी चाहिए कि प्रकृति में तमाम प्रकार के स्तनधारी जीव विकसित प्रकृति ने किए हैं, बट उसमें से एक ऐसा स्तनधारी जीव था जिसमें कुछ तो अलग था। और वो क्या अलग था? सभी के सभी जैव वर्गों में ध्यान रखना, बेसिकली 3 प्रकार की प्राकृतिक इच्छाएं होती हैं, वो मानव में भी थी। 3 प्रकार की प्राकृतिक इच्छाओं में एक तो पेट की भूख होती है, जिसे क्षुधा कहते हैं, क्योंकि जीवन जीने के लिए सबको भोजन करना है। भोजन कुछ भी हो सकता है, सबके भोजन अलग अलग हो सकते हैं। किसी की शाक भाजी हो सकती है, किसी का मांस मदिरा हो सकता है, किसी का भोजन सूर्य का प्रकाश हो सकता है, तो किसी का भोजन जल में उपस्थित पोषक तत्व हो सकते हैं। सबके भोजन भिन्न भिन्न होंगे, पर भोजन सब करना चाहेगा। दूसरा, प्रत्येक जीव कुछ समय के लिए विश्राम करना चाहता है।
तो आज भी प्रत्येक जीव चाहे लंबी हाइबरनेशन में जाता हो या अल्प निद्रा लेता हो, लेकिन प्रत्येक जीव सोता अवश्य है। तो तीसरी बात, प्रत्येक जीव अपनी संततियों को आगे बढ़ाना चाहता है, जिसके लिए नर एवं मादा के मध्य एक प्राकृतिक आकर्षण होता है। वह प्रक्रिया भी मानव जाति में थी, सभी जीवों की भांति। लेकिन इन सब से भिन्न बेसिकली क्या था? इन सबसे भिन्न मानव जाति में था कि जब सभी के सभी जीव फिजिकली डेवलप हो रहे थे, तो ये हमारे मानव जाति का पूर्वज फिजिकली के साथ इंटेलेक्चुअली विकसित हो रहा था, इंटेलेक्चुअली के साथ इमोशनली विकसित हो रहा था। प्रकृति का केवल यही एक प्राणी था जो कि फिजिकली डेवलप हुआ, इंटेलेक्चुअली डेवलप हुआ, इमोशनली डेवलप हुआ। अब इसी बात को तीनों को दिखाना है हमें, तो फिजिकली डेवलपमेंट्स में यहां डार्विन ने आपने कैसे फिजिकल डेवलपमेंट दिखाया, उसे एक चित्र दिखा दिया जाए, सुंदर लगने लगेगा, बड़ा ही सुंदर लगेगा, रोचक लगेगा। लेकिन नहीं, यह सब अभी नहीं करना है। इंटेलेक्चुअली डेवलप हुआ, उसकी बौद्धिकता का विकास हुआ, बौद्धिकता विकास की एक कहानी के चित्र दिखा दिए जाएं। तो दूसरा, इमोशनली विकसित हुआ, हमारे और आपके बीच अटैचमेंट जो बढ़ रहे हैं मित्रों, ये इमोशनल क्वोशेंट का परिणाम ही है। हमारे और आपके बीच बिलोंगिंगनेस डेवलप हो रही है, ये इमोशनल क्वोशेंट की कहानी है। यही इमोशनल क्वोशेंट की कहानी ने मानव जाति पर कुछ बहुत ही बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन किए। और वो क्रांतिकारी परिवर्तनों में क्या था मित्रों? एक ये था कि उसका पेड़ों से धरातल पर आना। पेड़ों से धरातल पर आने की एक कहानी है, कई कहानियों में से एक कहानी है। कई तरह की कहानियां हैं, उसमें से एक कहानी है ये कैसे दो पैरों पर खड़ा हुआ। बेसिकली मैंने आपको बताया कि अपनी संतानोत्पत्ति के लिए यह एक नर कपी एक मादा कपी का चयन करता और मादा कपी नर कपी का चयन करती और दोनों बच्चे पैदा करते। लेकिन जंगल राज होता था। जब ये सब अपने भोजन की जुगत में जाते तो तब तक पता चलता कि यहां कोई शिकारी जीव आया और उनके बच्चों को खा गया। दोनों बड़ा चिंतित रहते थे, आखिर कैसे हमारी संतानें आगे बढ़ पाएंगी। हम तो जब भोजन की जुगत में जाते हैं तब बेसिकली हमारी औलादों को शिकारी जानवर खा जाते हैं। अब क्या करना चाहिए? धीरे धीरे ये विचार करने लगा कि आखिर इसका क्या उपाय हो सकता है। यही विचार करता रहा कि एक दिन और घटना देखता है कि हमारी मादा जब प्रेग्नेंट है और प्रसव पीड़ा में तड़प रही है, उसी समय पर एक शिकारी जानवर आया और चूंकि वह अपनी रक्षा नहीं कर सकती थी, वह उस समय पर हमारी मादा को ले गया और उसका भक्षण कर गया। यह दुखी रहने लगा। दुखी रहने के कारण ये करने क्या लगा? ध्यान से समझना। दुखी रहने के कारण करने क्या लगा? ये अब संकेतों के माध्यम से दूसरे नर एवं मादा कपी से बात करने लगा कि क्यों ना ऐसा करें कि हम सामूहिक रूप से एक साथ रहें, और जब समूह में रहेंगे तो हमारा एक दल बल होगा और दूसरा शिकारी जानवर हमारे पास प्रवेश नहीं कर पाएगा, तो हम आपस में एक दूसरे की रक्षा कर पाएंगे। इस रक्षा के क्रम में जब यह नर दल बल के साथ रहने लगा तो मित्रों अब इसकी संततियों की वृद्धि होने लगी। और संततियों की वृद्धि की कहानी में ही एक दिन की कहानी कुछ ऐसी है कि जब एक मादा प्रसव पीड़ा में थी तो कई नर वानर उसे लाते हैं और एक स्थान पर उसे ले आकर लिटा देते हैं और चारों तरफ से उसके बैठ जाते हैं उसकी रक्षा करने के लिए कि कोई भी शिकारी जानवर अब इसके पास नहीं आना चाहिए। और चारों तरफ से बैठकर देखो कैसे है, जैसे मान लो कि चारों तरफ से बैठे, बीच में मादा है ना, जो प्रसव पीड़ा में है, तो दूसरी तरफ चारों तरफ से नर वानर बैठा हुआ है और नर वानर बैठा दूर जंगल की ओर देख रहा कि कोई शिकारी जानवर आ तो नहीं रहा। अब जंगल में चूंकि बहुत दूर तक नहीं दिखता तो कर क्या रहा था, ध्यान से समझना, ये बार बार उचक रहा था, जमीन पर बैठा था, उचकता और उचक कर दूर देखने की कोशिश करता, उचका फिर दूर देखने की कोशिश करता। जब ये उचका और उचकने की कोशिश करता तो ये नोटिस क्या करता कि पूरे शरीर में से सबसे पहले धरती पर इसके पैर गिरते हैं
और ये अपनी बौद्धिकता से यह समझने की कोशिश करने लगा कि अगर हम ऊंचा कर दूर तक देख सकते हैं तो क्यों ना ऐसा करें कि दोनों पैर पर अपने पूरे शरीर का भार बर्दाश्त करने की कोशिश करें ताकि हम दूर तक की चीजों को देख सकें। तो मित्रों, जब ऊंचा कर नीचे गिरा, आज भी आप जंप करके नीचे आइए तो सबसे पहले पैर धड़ाम से धरती माता पर गिरेंगे। तो जैसे इसके पैर गिरे, धीरे धीरे ये पैर पर अपना भार रोकने की कोशिश करने लगा। डार्विन बाबा के चित्र में देखिएगा, जो पहला मानव है कुछ इस तरह से झुका हुआ मानव प्राप्त होगा आपको। कैसा प्राप्त होता है? कुछ झुका हुआ मानव प्राप्त होता है। यह वही प्रथम झुका हुआ मानव था जो दो पैरों पर खड़ा होने की कला सीखा। और जब मित्र ये पहली बार दो पैरों पर खड़ा हुआ ना, तो उसे बड़ा मजा आया, ये बड़ा खुश हुआ। और खुश होकर ये अपने ही हाथों को देखता है, अपने ही पैरों को देखता है, अपने ही शरीर को देखता है, अपने आसपास के वातावरण को देखता है और सोचता है ये क्या हो गया, मैं तो अपने दो पैरों पर ही अपने पूरे शरीर का भार उठा सकता हूं। मेरे दोनों हाथ तो अब कुछ भी करने के लिए फ्री हैं। और जैसे ही इसके दोनों हाथ फ्री हुए मित्रों, ध्यान से समझना, ये खुशी के मारे नाचने लगा। अरे जंगल में बारिश भी होती है मित्रों तो मोर भी नाचता है, हिरण के बच्चे भी कुलाचे भरते हैं। तो अपने गाय का जो बच्चा होता है वह भी आंगन में मां का दुग्ध पान करके कुलाचे भर रहा होता है। नोटिस किया आपने कि नहीं कि खुशी में प्रत्येक जीव नृत्य करता है, उसी तरह से यह भी नाचने लगा। पैर उठा उठा कर थिरकता, पैर उठा उठा कर नाचता। ध्यान से इस नाचने की प्रक्रिया में यह क्या देखा कि जब मेरा पैर आगे गया, एक पैर पीछे गया, एक पैर आगे गया, एक पैर पीछे गया, इस जाने की प्रक्रिया में मैं जहां खड़ा था वहां से आगे बढ़ चुका हूं, जहां खड़ा था वहां से पीछे बढ़ चुका हूं। तो इसे समझ में आया कि मैं इन दो पैरों के प्रयोग से आगे पीछे भी जा सकता हूं, ना केवल खड़ा हो सकता हूं बल्कि इन्हीं दोनों पैरों के प्रयोग से मैं आगे पीछे भी जा सकता हूं। समझ रहे मेरी बात कि नहीं? आगे पीछे भी जा सकता हूं। और यही प्रथम मानव था जो दो पैरों के प्रयोग से आगे पीछे जाने की कला सीखा था। और इसे ही आप क्या कहते हैं? होमो हैबिलिस कहते हैं। अब समझना, ग्रुप में, समूह में रहने वाला यह होमो हैबिलिस अब जंगल में जब जानवरों का शिकार करता था तो अकेले नहीं करता था, बल्कि अब यह ग्रुप में करता था। ग्रुप में दौड़ दौड़ कर जानवर को घेरता, पकड़कर मारता और उसका शिकार कर जाता। लेकिन एक दिन की बात है, यह दौड़ रहा था, बहुत सारे नर होमो हैबिलिस दौड़ रहे थे और दौड़ते हुए एक जानवर भागा जा रहा था। तो पता नहीं क्या दिमाग में अचानक आया, कि इसके पैर से जोर से ठोकर लगा एक पत्थर में, और पत्थर इसके पैर से जब टकराया तो आगे जोर से बढ़ता हुआ उस जानवर के गर्दन में लगा और वो जानवर धड़ाम से वहीं पर गिरा। तो एक बार अपने पैर की ओर देखता है, एक बार उस पत्थर की ओर देखता है, एक बार उस जानवर की ओर देखता है। कुछ समय के लिए वहीं पर वो ठिठक गया कि आखिर ये क्या हो गया, मैंने किया तो कुछ नहीं पर कुछ तो हुआ, कि अगर ये पत्थर उठाकर इस जानवर के ऊपर फेंक दिया जाए तो ये जानवर वहीं धड़ाम से गिर जाएगा, वहीं पर मर जाएगा और मेरा शिकार सरल हो जाएगा। तो पहली बार यह पत्थरों से शिकार करने की बौद्धिक क्षमता विकसित कर लिया। फिर पत्थरों से, लकड़ियों से, हड्डियों से कुछ भी फेंक कर यह शिकार करने लगा। तो यह शिकार करके शिकार सीखने वाला प्रथम मानव बना था मित्रों। और इसी क्रम में ध्यान रखना, एक दिन की बात है, ये बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे लिए हुए एक हिरण का पीछा किए हुए थे, कई की संख्या में। पीछा किए हुए हिरण को जब तीन ओर से घेर लिए तो हिरण क्या देखता है कि तीन ओर से इन लठ लिए हुए राक्षसी मानवों से घिर गया हूं और आगे की ओर आग का दरिया है। सच्चाई थी कि आगे फॉरेस्ट फायर था, दावाग्नि थी, जंगल में आग लगी हुई थी। हिरण क्या सोचता है कि आखिर इनके तरफ जाऊंगा तो ये तो मार ही डालेगा, बचाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। हो सकता है
कि मैं आगे की ओर बढ़ूं तो इस आग के दरिया को पार करके मैं बच जाऊं, तो हिरण क्या करता है, अपनी पूरी क्षमता से पैर धरती में जमाया और छलांग लगा दिया आगे की ओर। जैसे छलांग लगाया मित्रों, जंगल में आग दूर तक लगी थी। यह जितनी लंबी छलांग लगाया, उतनी लंबी छलांग के बाद भी जहां पर गिरा वहां पर भी आग ही आग थी और आग के प्रभाव से वहीं पर झुलस कर मर गया। मांस भुनना शुरू हुआ, पर इसे तो बड़ी भूख लगी थी। जो घेरे हुए थे, हिरण का शिकार करना चाहते थे, इसे बड़ी भूख लगी थी। अब यह भूख लगी हुई दशा में, यह कोई घटना एक काल्पनिक नहीं है, यह विज्ञान की घटनाएं सुना रहे हैं शिवम। विज्ञान अनुमान लगाता है कि ऐसी ऐसी घटनाएं हुई और वो जो भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं ना, भित्ति चित्रों के आधार पर अनुमान लगाया है। ये विज्ञान एवं इतिहास की बातें सुना रहे हैं, ये कहीं गपबाजी नहीं चल रही, ध्यान रखना, ध्यान रखना। तो ध्यान से, जब ये गिरा, हिरण गिरा आग में, और आग में गिरा तो इनको भूख लगी थी, तो ये क्या सोचे कि अब कहां जाएं शिकार के लिए। तो लट्ठों के प्रयोग से उस हिरण को घसीट घसीट कर बाहर निकालने लगे। और जब तक हिरण को बाहर निकाला तब तक उसका मांस बढ़िया भुन चुका था आग में। और मित्रों, इन्होंने भुने हुए मांस को खाया तो अजीब सा परिवर्तन देखा। भुने हुए मांस को देखा, खाया तो अजीब सा परिवर्तन देखा। क्या क्या देखते हैं कि पहला तो वो मांस बड़ा ही स्वादिष्ट हो चुका है। कच्चा मांस और आग में पके मांस में परिवर्तन है। आग में पका मांस बड़ा ही स्वादिष्ट है और बड़ा ही सॉफ्ट हो चुका है। खाया जी भर के, सारे लोग मिलकर उस हिरण को खा गए। कच्चा मांस खाते थे तो दिन भर के लिए अलसाए हुए पड़े रहते थे, क्योंकि मांस पचाने में टाइम चाहिए होता था। कच्चा मांस में इन्हें बहुत टाइम लगता था पचाने में, लेकिन जब पका हुआ मांस खाया तो इनका मन अलसाया नहीं, इन्हें फ्रेशनेस फील हुई। और कुछ ही समय बाद इन्हें फिर से भूख लगी, पर इनको बड़ा अच्छा लगा कि अरे पका हुआ मांस खाया जाए तो फ्रेशनेस भी बनी रहती है और भूख भी पर्याप्त रहती है। तो इन्होंने प्रण किया, इन्होंने संकल्प लिया कि अब कोई भी मांस आग में ही पकाकर खाएंगे। इस कालखंड में ही इन्होंने पहली बार आग का प्रयोग करना शुरू कर दिया मित्रों। और आग का प्रयोग करने वाला यही मानव जाति, बेसिकली शिकारी जो मानव था वो होमो इरेक्टस था। कुछ बच्चों ने कहा कि सर हम वेजिटेरियन हैं, सर उल्टी हो जाएगी। अरे भाई, आपके पितामह वेजिटेरियन नहीं थे ना। तो दूसरी तरफ कुछ बच्चों ने कहा सर बिना नमक का खा लिया। अरे नमक नहीं था मित्र, इसके पास तो इस समय 56 प्रकार के व्यंजन लगे हुए थे। मांस खाया तो था, पर तमाम प्रकार की बनाकर सब्जियां जो आपने भेजी हुई थी ना, सब्जियां भी थी, नमक भी था, चीनी भी था, सब कुछ था इसके पास। बढ़िया घी लगा लगा कर रोटियों के साथ लपेट लपेट कर मांस खा रहा था। आप कहां नमक की बात करते, मैं तो सब बता रहा हूं। रसगुल्ले भी थे, बढ़िया गुलाब जामुन भी थे इसके पास उस समय पर, रसमलाई भी थी, रबड़ी भी साथ में थी। तो मांस के टुकड़ों को रबड़ी और रसमलाई से लपेट लपेट कर खा रहा था। आपको तो इतना भी नहीं पता, आप इतना भी नहीं समझ रहे हो, ये सब कर करके खा रहा था। नमक की तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है ना। ओके, तो ये था मित्रों इसकी कहानी। और इसके बाद अभी आगे कहानी तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ कहानी के अंश हैं, लेकिन अब हम कालखंड में प्रवेश करते हैं, नियोजोइक में। किसमें प्रवेश करते हैं? नियोजोइक में। ज्योग्राफी के प्रत्येक खंड में अथाह अपार कहानियां हैं, लेकिन इन कहानियों को सुनाकर राजेश में से विषय तो पूरा नहीं कर पाएंगे ना दोस्तों, इसीलिए अपनी वाणी पर अंकुश लगाते हैं। कहानियां तो पृथ्वी के उत्पत्ति से ही कितनी सुनाई जा सकती हैं। संकल्प बैच की एक दिन क्लास जो पीछे पड़ी होगी देखना, उसमें 5 दिनों में जियोलॉजिकल टाइम स्केल पूरा हुआ। पर ऐसे दोस्तों कोर्स पूरा नहीं होता ना, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, पत्थरों को रगड़कर, यस, चकमक पत्थरों को रगड़कर भी आग उत्पादन की कला इसी कालखंड में सीखा था, जब पत्थरों का प्रयोग करना शुरू किया था। यही समय था मित्रों। अभी तो मैंने केवल एक भाग ही बताया है, एक भाग, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों ने पूछा कौन है ये नमक वाला। अरे जो भी है नमक वाला, आपको भी करना है। क्या करना है, देखो पीछे बोलते बिना नमक का मांस खाने में मजा नहीं आता, तो मैंने उनको बताया नमक नहीं, उनके पास सब कुछ था। ओके
बदमाश बच्चों। गाय, कुत्ता जब मांस खाता है ना, गाय को तो छोड़ो, गाय जब हरी भरी घास खाती है तो नमक मिर्च मसाला लगाकर नहीं खाती है, वो वैसे खा जाती है। कुत्ता मांस खाता है या बाघ जिस दिन आपका मांस खाता है ना किसी जानवर का, तो नमक लगाकर नहीं खाता। हमारे पूर्वज भी वैसे थे दोस्तों। नमक कहाँ था इनके पास? न्यूज़ोइक। इसका टाइम पीरियड शुरू होता है 11 मिलियन वर्ष पूर्व से अब तक चल रहा है। ये हम इसी में हैं, जिसे हम लोग क्वार्टरनरी टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड को टीपी लिख देते हैं। बेसिकली ये 2 युगों में विभाजित है, जिसमें से पहला है प्लीस्टोसिन और दूसरा है होलोसिन। प्लीस्टोसिन का कालखंड होता है 11 मिलियन, मतलब 1.1 करोड़ वर्ष, मतलब 11 मिलियन वर्ष पूर्व से शुरू होता है और 11,200 वर्ष पूर्व तक चलता है। वर्ष पूर्व तक चलता है। इसे द ग्रेट आइस एज के नाम से जानते हैं। द ग्रेट आइस एज, जिसे आप हिंदी में महान हिमयुग, जिसे आप हिंदी में महान हिमयुग कहते थे। महान हिमयुग बेसिकली पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अगर आज तक देखोगे तो ऑलमोस्ट 3 हिमयुगों की चर्चा आती है। पहला जो प्री कैम्ब्रियन कालखंड में हुआ था उसे धारवाड़ियन आइस एज कहते हैं। आइस एज, जब अरावली की उत्पत्ति हो रही थी ना प्री कैम्ब्रियन कालखंड में, तो उस समय पर भी एक हिमयुग आया था। और दूसरा था कार्बोनीफेरस कालखंड में, तो पर्मो कार्बोनीफेरस आइस एज कहलाता है। पर्मो कार्बोनीफेरस आइस एज। और तीसरे नंबर पर ये आ जाता है प्लीस्टोसिन आइस एज। प्लीस्टोसिन आइस एज, जिसे द ग्रेट आइस एज के नाम से जानते। 3 हिमयुग भी प्राप्त होते हैं। हिमयुग का मतलब है पृथ्वी के तापमान में इतनी गिरावट आई कि ध्रुव, उपध्रुव तथा तमाम शीतोष्ण कटिबंध पूरी हिम चादरों से ढक गए थे। तमाम हिम चादरों से ढक गए थे। हिमयुग की वजह से ही इसी कालखंड में दुनिया की तमाम हिमानी झीलें जितनी भी हैं, जितनी भी आज हिमानी झीलें देखते हैं, दुनिया भर की तमाम हिमानी झीलें, चाहे कनाडा की हों, चाहे यूएसए की ग्रेट लेक्स हों, चाहे फिनलैंड की हों, चाहे नॉर्वे स्वीडन की हों, ये सभी की सभी तमाम हिमानी झीलें इसी कालखंड में अस्तित्व में आई थीं। इसी कालखंड में अस्तित्व में आई थी। ठीक है, आगे बढ़ें। बहुत इस कालखंड में बेसिकली तमाम झीलें बनी थी। अब आगे बात करते हैं। यही वह कालखंड था जब हिमालय की उत्पत्ति हुई। समझना भारतीय प्रायद्वीपीय प्लेट जब यूरेशियाई प्लेट के नीचे, सपोज ये यूरेशियाई प्लेट थी, यूरेशियाई प्लेट के नीचे छेपित हुई थी मित्रों, यहाँ पर विंध्यन पर्वत श्रेणी थी, छेपित हुई थी, तो यही वह काल अवधि थी जब यहाँ पर हिमालय तो इससे पहले ही बन गए थे। सपोज दिस वन इज ग्रेटर हिमालय, दिस वन इज मिडिल हिमालय, दिस वन इज शिवालिक रेंज, ये मिडिल हिमालय है, ये शिवालिक रेंज है।
ये जब तीनों श्रेणियां बन गई थीं, अब देखो यहां पर विंध्य पर्वत श्रेणी थी, ये विंध्य पर्वत आज भी है, विंध्य पर्वत श्रेणी थी, इधर की ओर हिमालय था, हिमालय था। अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ये जो क्षेत्र बाकी बच गया था, बाकी बच गया था, यहां पर हिमालय से आने वाली नदियों ने भी, जो भी हिमालय से नदियां आ रही थी, और विंध्य की ओर से आने वाली नदियों ने लगातार निक्षेपण किया, और इसके निक्षेपण से हमारे उत्तर भारत का मैदान निर्मित हुआ जिसमें हम रह रहे हैं। इसी को आप कह सकते हैं द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, इंडिया बना। और यही वह कालखंड था जब मानव जाति पशुपालन क्रिया में प्रवेश कर गई थी, और पशुपालन क्रिया में प्रवेश करने वाली मानव जाति को हम लोग होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं। होमो सेपियंस कहलाता है यह जगह जगह पर पशुओं के झुंड को लिए हुए घूमता था, घुमंतु मानव था, घुमंतु खानाबदोश जीवन जीने वाला पशुपालक माना था, जिसे ट्रांसह्यूमैंस नोमैडिक हार्डिंग्स के नाम से भी, ट्रांसह्यूमैंस शब्द हटा भी देंगे तो नोमैडिक हार्डिंग के नाम से जानते थे, है ना। चलवासी पशुचारण करने वाला यह मानव था जिसे हम होमो सेपियंस के नाम से चल कहते हैं। यही वह कालखंड था जिसमें होमो सेपियंस दुनिया के कई क्षेत्रों में फैला। जैसे जो जर्मनी की ओर गया उसे निएंडरथल मानव कहा गया, जो जापान और चाइना की ओर गया उसे पेंकिंग मानव कहा गया, पेंकिंग मानव कहा गया। तो जो फ्रांस की ओर गया उसे क्रो मैग्नन कहा गया, जो इंडोनेशिया की ओर गया उसे जावा मैन कहा गया। तो यही वह कालखंड है, यही वह कालखंड है जब होमो सेपियंस दुनिया में फैलकर कई अलग अलग प्रजातीय वर्गों में बनने की गाथा लिखना शुरू करता है। पर बताया ना मैंने कि ये सारी कहानियां कभी और जब प्रजातियों की क्लास होगी तब सुनाऊंगा, तब सुनाऊंगा कहानी। तो होमो सेपियंस में चेंज हुआ, और आफ्टर दैट मित्रों, आफ्टर दैट 11,000 वर्ष पूर्व से 11,200 वर्ष पूर्व से लेकर जो अब तक का समय है जहां हम चल रहे हैं, अब तक का, वह होलोसिन कहलाता है। वह क्या कहलाता है? होलोसिन के नाम से जाना जाता है, होलोसिन के नाम से जाना जाता है। होलोसिन की भी अपनी विशेषता है। इस कालखंड में तापमान घटा था तो आइस एज आया था, बट इस कालखंड तक आते आते तापमान बढ़ा तो दुनिया के सभी उष्ण मरुस्थल निर्मित हुए। इसमें दुनिया के सभी उष्ण मरुस्थलों का निर्माण इसी कालखंड में हुआ था। दुनिया के सभी तटीय मैदान जो कोस्टल प्लेन बने हैं इसी कालखंड में निर्मित हुए थे। तो इस कालखंड की अपनी एक और विशेषता है कि मानव जाति इस समय तक कृषि युग में प्रवेश कर पूर्ण ज्ञानी मानव हो चुकी थी, जिसे हम होमो सेपियंस सेपियंस कहते हैं। होमो सेपियंस सेपियंस के नाम से जानते हैं, होमो सेपियंस सेपियंस के नाम से जानते हैं। उष्ण मरुस्थल, तटीय मैदान, होमो सेपियंस सेपियंस के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया ना मेरी बात? ये है मित्रों इसकी कहानी। वर्तमान में कुछ विद्वानों ने जैसे एंथ्रोपोसिन टाइम पीरियड की बात की है। एंथ्रोपोसिन टाइम पीरियड क्या है, इसकी चर्चा इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में होती है बहुत विस्तार से। एंथ्रोपोसिन टाइम पीरियड वह है जब से मानव जाति अपने वास्तविक अस्तित्व को समझकर अपना जीवन यापन करना शुरू करती है। खैर फिलहाल तो आप इतना समझो कि होलोसिन टाइम पीरियड को वर्तमान जियोलॉजिस्ट ने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला जो इसका एज है, जैसे मान लीजिए ये युग था, अब युगों को हम शक में विभाजित करते हैं। किस में विभाजित करते हैं? शक में विभाजित करते हैं। जो प्रथम शक है उसे ग्रीनलैंडियन कहते हैं, ग्रीनलैंडियन एज के नाम से जानते हैं। जो द्वितीय शक होता है मित्रों उसे हम नॉर्थ ग्रिपियन कहते हैं, नॉर्थ ग्रिपियन एज के नाम से जानते हैं, एज के नाम से जानते हैं। और जो तीसरा है उसे हम मेघालयन एज के नाम से जानते हैं,
मेघालयन। ये कालखंड बेसिकली 11,200 वर्ष पूर्व से शुरू हुआ, 8,200 वर्ष पूर्व तक चला। ये 8,200 वर्ष पूर्व से शुरू हुआ, 4,000 वर्ष पूर्व तक शुरू हुआ, और ये 4,000 वर्ष पूर्व से शुरू हुआ और अब तक चल रहा है, अब तक चल रहा है। और इसी सारी बात को यहां पर अब मुझे आपको लिखाना है, अब मुझे आपको लिखाना है, ठीक है ना। तो सभी के सभी लोग इस पर ध्यान देंगे, सभी के सभी इस पर ध्यान देंगे। शुरू करेंगे लिखना न्यूज़ोइक क्वाटरनरी टाइम पीरियड, न्यूज़ोइक क्वाटरनरी टाइम पीरियड, ठीक है। लिखो, इसका कालखंड तो लिख लिया आपने, 11 मिलियन वर्ष पूर्व से अब तक। लिखें, यह 2 युगों में विभाजित है। यह 2 युगों में विभाजित है। नंबर 1, प्लीस्टोसिन, प्लीस्टोसिन डैश देकर लिखो, 11 मिलियन से 11,200 वर्ष पूर्व तक। लिख लिया। लिखो, इसे महान हिम युग, महान हिम युग के नाम से जाना जाता है। महान हिम युग के नाम से जाना जाता है, जिसमें 4 क्रमिक अंतरा हिम युग, अंतरा हिम युग कौन कौन से, ये मैंने लिखे हैं। गुंज, मिंडेल, रिस, वुर्म, इसके अंदर ये 4 हिमयुग और आते हैं। गुंज, मिंडेल, रिस, वुर्म की बात की जाती है। याद करना इनको भी, गुंज, मिंडेल, रिस, वुर्म की बात की जाती है, पूर्ण विराम लगाकर, जिसके प्रभाव से दुनिया भर में हिमानी निर्मित झीलें, हिमानी निर्मित झीलें और एक शब्द, जो ऐसे तट है जिन्हें हिमानियों ने अपरदित किया उन्हें फियोर्ड तट कहते हैं। तो फियोर्ड तट, फियोर्ड नाम है, हिंदी में भी फियोर्ड ही नाम लिखेंगे। फियोर्ड तट कटे फटे होंगे, हिमानियां जब तटों को अपरदित कर देती हैं तो तट ऐसे कटे फटे हो जाते हैं। फियोर्ड तट तथा हिमानियों के अपरदन से निर्मित पठारों का निर्माण हुआ। पठारों का निर्माण हुआ। पूर्ण विराम लगा देंगे। अब फिर लिखेंगे पूर्ण विराम के बाद, लिखें भारत के संदर्भ में हिमालय एवं प्रायद्वीपीय पठार के मध्य दुनिया के सबसे बड़े जलोढ़ मैदान
दुनिया के सबसे बड़े जलोढ़ मैदान, इन्वर्टेड कॉमा में, उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान, मैदान की उत्पत्ति हुई, की उत्पत्ति हुई पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम लगाएंगे, ठीक है। लिखिए मानव जाति, मानव जाति अब घुमंतु पशुपालक, घूम घूम कर पशुओं के झुंड को लेकर यहां से वहां चराता फिरेगा। घुमंतु पशुपालक, पशुपालक बन गया था। बन गया था, जो कि शिकार, आखेट एवं खाद्य संग्रहण के साथ, शिकार, आखेट एवं खाद्य संग्रहण के साथ पशु उत्पादों का प्रयोग करता था। पशुओं को मारकर खा जाता, मांस मिल जाता, चमड़े के वस्त्र बना लेता, बाल से ऊन बना लेता, दूध भी पीता था। तमाम चीजें पशु उत्पादों पर निर्भर था, जिसे होमोसेपियंस कहा जाता है, जिसे होमोसेपियंस कहा जाता है। होमोसेपियंस कहा जाता है, पूर्ण विराम। तो लास्ट लिखो होलोसिन, होलोसिन लिखें। वैश्विक तापमान में, वैश्विक तापमान में क्रमिक वृद्धि से, क्रमिक वृद्धि से संसार के सभी उष्ण मरुस्थलों का, जिनका जिनका नाम जानते हैं, भारत का थार मरुस्थल, पश्चिमी एशियाई मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, अटाकामा, सोनोरान, मोहैब तथा ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल, सभी संसार के सभी उष्ण मरुस्थलों की उत्पत्ति हुई, की उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति हुई, पूर्ण विराम लगाइए। उष्ण मरुस्थलों की उत्पत्ति हुई, पूर्ण विराम लगाइए। तथा तथा हिम के पिघलने से, हिम के पिघलने से, ये जो बर्फ पिघली इस कालखंड के पिघलने से, सी लेवल राइज, सागर तल, सागर तल में होने वाली वृद्धि ने, में होने वाली वृद्धि ने तटीय मैदानों की, तटीय मैदानों की उत्पत्ति की है, की उत्पत्ति की है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। फिर लिखेंगे पैरा चेंज करते हुए, वर्तमान में, वर्तमान में इस युग को 3 शकों में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया गया है। इस युग को 3 शकों में विभाजित किया गया है। किया गया है। क्या क्या लिखेंगे? ग्रीनलैंडियन एज, समय लिख देंगे। नॉर्थ ग्रिफियन एज, समय लिख देंगे। मेघालयन एज, समय लिख देंगे।
ठीक है। ग्रीनलैंडियन एज, नॉर्थ ग्रिपियन एज, मेघालयन एज, तीनों का समय लिख दिया आपने, समय लिख दिया। पूर्ण विराम लगा देंगे। लिखे मानव जाति, मानव जाति कृषि युग में प्रवेश के साथ कृषि युग में प्रवेश के साथ मानव जाति कृषि युग में प्रवेश के साथ प्रवेश के साथ तकनीकी कुशल बौद्धिक तकनीकी कुशल बौद्धिक प्राणी के रूप में अस्तित्व में आया। अस्तित्व में आया, अस्तित्व में आया, जिसे होमो सेपियंस सेपियंस, यहां मैंने लिखा है होमो सेपियंस सेपियंस कहा जाता है। होमो सेपियंस सेपियंस कहा जाता है। पूर्ण विराम। गुलशन खातून ने पूछा है खानाबदोश का मतलब क्या होता है? जो किसी स्थान विशेष पर न रहते हुए बल्कि अपने स्थान, आवासीय स्थान को बदलता रहता हो, उसे खानाबदोश कहते हैं। आज यहाँ है, कल कहीं और है, परसों कहीं और है, खानाबदोश जीवन होगा। ठीक है, दिस वन। तो ये था मित्रों, ये था टॉपिक आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल का, जिसे इसी के साथ हमने समाप्त किया। जियोलॉजिकल टाइम स्केल समाप्त होता है तो अब आपका अगला टॉपिक शुरू होगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना या पृथ्वी का अंतरतम, द अर्थ इंटीरियर, कुछ भी नाम लिख दें, द अर्थ इंटीरियर, द अर्थ इंटीरियर। ये टॉपिक स्टार्ट होता है मित्रों, इसे हम लोग कल से पढ़ेंगे। ठीक है, कल से पढ़ेंगे। ओके। और दोस्तों एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा संभव हो सकता है कि एक बड़ा ही अपरिहार्य आवश्यकता आन पड़ी है मेरे लिए, और मैं लगातार कोशिश में हूं कि कैसे भी उस आवश्यकता से कैसे भी करके कुछ दिनों के लिए मुक्त हो पाऊं, है ना। उस अपरिहार्य आवश्यकता के लिए अभी तो है, कल परसों तक के नहीं, मुझे मंडे 1-2-3 दिनों के लिए दिल्ली से बाहर होना पड़े, तो फिर देखते हैं आपकी क्लास का क्या जुगाड़ हो सकता है। एक तो क्लास आपकी शाम में जो चल रही है वो चलेगी ही, पर ऐसा हो सकता है कि मुझे 2-3-4 दिनों के लिए जाना ही जाना पड़े, और जाना पड़ा तो निश्चित रूप से मुश्किल में दिन होंगे, पर कोई बात नहीं है, देखेंगे। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिम्मेदारियों की कि उन्हें निर्वहन करना ही होगा। आप लोगों से पीछे शायद मैंने शेयर की थी ये बात कि कोई बात नहीं, आपके बैच से मैंने शेयर नहीं की थी। मेरे बड़े भाई साहब का देहावसान कुछ समय पूर्व बेसिकली हार्ट अटैक की वजह से हुआ था। उसके बाद कुछ ऐसी अपरिहार्य जिम्मेदारियां आई हैं जिन्हें अभी शुरुआती दौर पर टाला भी नहीं जा सकता है। बहुत मुश्किल चीज़ें होती हैं। उसी क्रम में मैं कोशिश में तो हूं कि आपकी क्लास बिल्कुल भी गैप ना हो, पर अगर नहीं हो पाई चीज़ें तो मुझे गैप करना भी पड़ सकता है, और आएंगे तो फिर से हम लोग अनवरत अपनी कक्षा को चालू करेंगे। देखते हैं मित्रों, है ना, देखते हैं जो भी है। आज ये टॉपिक शुरू नहीं करते, 2-4 मिनट में क्या शुरू करेंगे,
यहाँ से ही हमारी शुरुआत कल से अपनी कक्षा की होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। क्लास से विदा लेता हूँ। सी सेट कब शुरू होगा मुझे जानकारी नहीं है, अगर जानकारी होती तो मैं आपको पक्का आपको ज़रूर समझाता, ज़रूर बताता। ठीक है, संस्था में फ़ोन करके आप लोग बात कर लो। ठीक, धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।